एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद दोनों के बीच रिश्ते खराब होने लगे और पत्नी के संबंध किसी दूसरे सरकारी अधिकारी के साथ बन गए। अब पति का कहना है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और यह खबर देश भर में वायरल हो चुकी है और लोगों ने इस महिला को एक धोखेबाज खलनायिका बना दिया है। इस घटना का असर यह हुआ कि देश भर में लाखों पतियों के मन में पढ़ाई कर रही अपनी पत्नियों को लेकर शक पैदा होने लगा है और कुछ जगहों पर पुरुषों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई बंद कराने की भी कोशिश की है। यह हमारे समाज के चरित्र से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है और ऐसे में जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान की बात करते हैं तो इस खबर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब लोग ये कहने लगे हैं कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ। इसके बाद हम खालिस्तानियों के दुस्साहस के बारे में आपको बताएंगे। खालिस्तानी उग्रवादियों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर एक बार फिर से हमला किया है और कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादियों ने भारतीय हाई कमीशन में काम करने वाले भारतीय डिप्लोमेट्स की तस्वीरों के साथ उनके पोस्टर्स लगा दिए हैं, जिनमें इन डिप्लोमेट्स को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का हत्यारा बताया गया है। इन पोस्टर्स के बाद वहां काम करने वाले राजनयिकों की जान अब खतरे में आ गई है। आज हम आपको बताएंगे कि इन खालिस्तानियों का इलाज क्या होना चाहिए और आखिर में आपको यह बताएंगे कि 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी टीम के कप्तानों को बदल दिया है चुनाव से पहले। किन किन राज्यों में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं आज आपको बताएंगे और क्या इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में बहुत जल्द आपको कोई बदलाव देखने को मिलेगा, यह भी आज आप जान पाएंगे। लेकिन पहले चलते हैं सना के पास जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक यू सुधीर। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को पंजाब, आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी, तेलंगाना में जी किशन रेड्डी और झारखंड में बाबू लाल मरांडी को पार्टी की कमान सौंपी गई है। तेलंगाना में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। वो इसी साल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। महाराष्ट्र में सियासी तनातनी के बीच अजित पवार गुट ने नए ऑफिस से कामकाज शुरू कर दिया और 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया। अजित पवार गुट के नए ऑफिस में शरद पवार की तस्वीर भी नजर आई। बाद में आज तक से खास बातचीत करते हुए शरद पवार ने तस्वीर इस्तेमाल करने वालों को चेतावनी दी। कल अजित पवार और शरद पवार यानी दोनों गुटों ने पार्टी की बैठक बुलाई है। इस बीच कांग्रेस और शिवसेना ने आज अपने नेताओं के साथ बैठक की। महाराष्ट्र के बाद बिहार को लेकर भी सियासत तेज है। बीजेपी ने जेडीयू में बगावत का दावा किया तो जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा कि लालू यादव जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दावों के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। हरिवंश जेडीयू के ही सांसद हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार उनसे नाराज चल रहे थे। इस बीच नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और सांसदों से भी मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार का शपथ ग्रहण 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और LG सक्सेना को नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार ने उमेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती दी थी। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी, तब तक शपथ ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। इस बीच दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश के सीधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स नीचे बैठे दूसरे शख्स पर पेशाब करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आरोपी के खिलाफ NSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पेशाब करने वाले आरोपी का नाम प्रवेश शुक्ला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरोपी बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेल रोड बैरियर की रिपेयरिंग करने वाले कर्मचारियों ने नेटवर्क के ऑटोमेटेड सिग्नलिंग सिस्टम को खराब कर दिया था। लोकेशन बॉक्स के अंदर तारों की गलत लेबलिंग की गई थी। गलत सिग्नल की वजह से ट्रेन गलत ट्रैक पर चली गई। रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला किया है। महाराष्ट्र के धुले में मुंबई आगरा हाईवे पर ब्रेक फेल होने की वजह से एक कंटेनर होटल में जा घुसा। हादसे में 38 लोग कंटेनर की चपेट में आ गए।
इनमें से 10 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कंटेनर अपने आगे चल रही एक कार को रौंदता हुआ होटल में जा घुसता है। थोड़ी देर की मूसलाधार बारिश ने दिल्ली से सटे गुरुग्राम को पानी पानी कर दिया। हालत ये कि सड़कों पर नाव चलने लगी। हाईवे पर जलजमाव की वजह से लोग घंटों ट्रैफिक जाम में परेशान होते रहे। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पूरे देश में आ चुका है। अगले 4 दिन यूपी, मध्य प्रदेश समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण कर्नाटक के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सावन के पहले दिन देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा केदार के धाम में हजारों की तादाद में लोग नजर आए। उज्जैन में भी महाकाल के दरबार में भक्तों का सैलाब दिखा। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम में श्रावणी मेला की शुरुआत हुई। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे और भगवान भोले का रुद्राभिषेक किया। पाकिस्तान आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको वो खबर दिखाना चाहते हैं जिसकी चर्चा देश के घर घर में हो रही है, हो सकता है आपके घर में भी हो रही हो। और ये खबर किसी नेता के बारे में नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं है, विधायकों की बगावत के बारे में नहीं है और ना ही किसी राज्य की सरकार गिरने या बनने के बारे में है। ये खबर है आपके बारे में। और जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एक पारिवारिक कार्यक्रम है। ये आपके परिवार की बात करता है, ये समाज की बात करता है। और आज की जो खबर है ये एक वायरल खबर तो है ही, लेकिन इस खबर का हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आपके परिवार पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है या पड़ रहा होगा, शायद आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। इसलिए आज की जो खबर है ये देश के हर परिवार के लिए है, खास तौर पर हर पति पत्नी के लिए। हम जानते हैं बड़ी संख्या में हमें परिवार में लोग देखते हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं ब्लैक एंड व्हाइट देखती हैं, इसलिए यह खबर आज उनके लिए भी है। यह खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सफाई कर्मचारी के बारे में है, जिसने शादी के बाद अपनी पत्नी को उसकी पढ़ाई पूरी करने में खूब मदद की, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया, उसकी कोचिंग के लिए पैसा उधार लिया, लोन लिया और एक दिन उसकी पत्नी एक बड़ी सरकारी अधिकारी बन गई और वो एसडीएम बन गई। और उस पर उसके बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए जब वो एसडीएम बन गई। और अब यह पता चला कि एसडीएम बनने के बाद उस पत्नी के जो संबंध हैं वो किसी और सरकारी अधिकारी के साथ हैं और अब पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। दोनों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अब पत्नी ने अपने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है और तलाक की अर्जी अदालत में लगा दी है। इस घटना का असर यह हुआ कि आज देश भर में लाखों पतियों के मन में पढ़ाई कर रही अपनी पत्नियों को लेकर शक पैदा हो गया, क्योंकि ये जो पति है जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है, ये रो रहा है। इसे लगता है कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हो सकता है कि धोखा हुआ भी हो, क्योंकि इसने लोन लिया, पैसा लगाया, अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पत्नी पढ़ी, उसके बाद बड़ी सरकारी अधिकारी बन गई, एसडीएम बन गई और अब पत्नी इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो जाहिर है इसे लगेगा कि ये धोखा हुआ है और यहीं से ये जो खबर है ये देश के घर घर तक पहुंच गई। अब हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर पुरुषों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई बंद कराने की कोशिश की है और देश भर के लाखों पतियों को ऐसा लगता है कि जो हाल इस व्यक्ति का हुआ है वो कहीं हमारा भी ना हो। यह हमारे समाज के चरित्र से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है और ऐसे में जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान की बात करते हैं तो इस खबर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब लोग ये कहने लगे हैं कि बेटी को तो पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ। इस घटना को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं और दावा है कि अकेले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसी 136 शादीशुदा महिलाओं को उनके पतियों ने पढ़ाई छोड़कर वापस बुला लिया है, क्योंकि ये सारे पुरुष डरे हुए थे कि कहीं उनकी पत्नियां भी पढ़ लिख कर और बड़ी सरकारी अधिकारी बनकर उन्हें कहीं छोड़कर न चली जाए। लेकिन जब हमारी टीम ने प्रयागराज में ग्राउंड जीरो पर जाकर इस खबर का फैक्ट चेक किया और यहां कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाली शादीशुदा महिलाओं से बात की तो पता चला कि यह खबर गलत है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कुछ मामलों में यह बात
सही भी निकली है। और पहले हम आपको ये बताते हैं कि देखिए, जब कोई खबर इस तरह वायरल होती है, वायरल खबरें तो बहुत होती हैं, लेकिन हम कभी आपको रात में 9 बजे पहली खबर उसके बारे में नहीं बताते। लेकिन ये खबर वायरल तो है, लेकिन इसका समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि जब कोई इस तरह की खबर देश के करोड़ों लोगों तक, देश के करोड़ों परिवारों तक पहुंच जाती है, तो उसका क्या असर होता है, ये देखिए। बिहार के बक्सर में आज एक ऐसी ही घटना हुई जहां एक व्यक्ति ने यह सोचते हुए अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी कि अगर उसकी सरकारी नौकरी लग गई तो वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इसके बाद यह महिला पुलिस के पास पहुंच गई और पुलिस से इस महिला ने कहा कि किसी एक घटना की वजह से उसके जैसी लाखों महिलाओं की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें इस तरह की सजा नहीं दी जा सकती। और फिर पुलिस ने भी इस महिला के पति को यही बात समझाई और ये इस तरह का कोई पहला या आखिरी मामला नहीं है। और ये बात बहुत ही चिंताजनक बात है। अब बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं सोशल मीडिया पर यह लिख रही हैं कि उनके पतियों ने भी इसी डर से उनकी पढ़ाई बीच में छुड़वा दी है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की रील्स और पोस्ट्स अब तक देख ली होंगी, जिनमें लोग ये कह रहे हैं कि पत्नी को पढ़ाना एक भूल है। और ये सलाह प्रयागराज की उस घटना को लेकर दी जा रही है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग शायद अभी ठीक से कुछ जानते भी नहीं हैं। बिना जाने लोगों ने प्रयागराज में इस एसडीएम को एक बहुत ही शातिर खलनायिका की तरह पेश करना शुरू कर दिया कि ये महिला जो है ये धोखेबाज है, ये एक खलनायिका है और इसने धोखा किया है। अभी लोग सोशल मीडिया पर जो कुछ भी सुन रहे हैं उसी के आधार पर अपनी राय बना रहे हैं और देश भर में जो राय है वो इस महिला के खिलाफ ही जा रही है। और सोचिए, ये मामला इतना बढ़ गया कि अब इस पूरे मामले पर रील्स बन रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, यहां तक कि गाने भी बन चुके हैं और गानों के वीडियोस भी निकल आए हैं। लेकिन आज हम आपको इस घटना से जुड़े सभी पक्ष बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस खबर में आज वो सब कुछ है जो आपको कलयुग में देखने को मिलता है। इसमें कलयुग का प्यार है, कलयुग का त्याग है, कलयुग का धोखा है, कलयुग का लालच है, कलयुग के रिश्ते हैं और इसमें समाज की सोच भी इस कलयुग में आपको दिखाई देगी और इसमें भ्रष्टाचार भी है। अब इस कहानी को सुनिए। यह कहानी जिस पति पत्नी के बारे में है, उनका नाम है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य। आलोक और ज्योति मौर्य की शादी 13 साल पहले यानी वर्ष 2010 में हुई थी। उस समय आलोक मौर्य पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी थे। वर्ष 2010 में आलोक मौर्य की ज्योति मौर्य से शादी हुई और ज्योति मौर्य का शुरुआत से ही यह सपना था कि वो एक दिन पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बने। और शादी के बाद उनके पति आलोक मौर्य ने भी उनका यह सपना पूरा करने में उनका पूरा साथ दिया। उनकी पढ़ाई लिखाई कराई, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कोचिंग के लिए लोन तक लिया। आलोक मौर्य का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का पूरा खर्चा उठाया और इसके लिए उन्होंने कर्जा भी लिया। और उनकी पत्नी ने भी उत्तर प्रदेश की प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिसे हम पीसीएस भी कहते हैं, पीसीएस की परीक्षा को पास करने के लिए बहुत मेहनत की और पास भी कर ली। और शादी के 5 साल बाद वो पीसीएस की परीक्षा पास करने में कामयाब हो गई। वर्ष 2015 की पीसीएस की परीक्षा में ज्योति मौर्य की रैंक जो थी वो 16वीं रैंक थी, 16th, बहुत अच्छी रैंक थी और वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम बन गई। ये वही साल था जब ज्योति मौर्य ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, यानी 2 बेटियां पैदा हुई, 2 जुड़वा बेटियां। और इससे यह परिवार बहुत खुश था। एक साथ इतनी सारी खुशियां आ गई, 2 बेटियां आ गई और ज्योति जो है वो एसडीएम बन गई। लेकिन आलोक मौर्य का यह आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद उनकी पत्नी आलोक मौर्य को हीन भावना से देखने लगी, क्योंकि वो खुद तो एसडीएम बन गई थी और पति हैं सफाई कर्मचारी। और वर्ष 2020 में ज्योति मौर्य की मुलाकात फेसबुक के जरिए मनीष दुबे नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात था। अब आरोप है कि ज्योति मौर्य मनीष के साथ मिलकर अपने पति को धोखा दे रही थी, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया, यह पूरा मामला खुल गया। और इस मामले में आलोक मौर्य की तरफ से कुछ व्हाट्सएप चैट्स और ज्योति मौर्य के कुछ वीडियोस भी सार्वजनिक कर दिए गए, जिनमें वो अपने पति के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं।
आलोक मौर्य का कहना है कि पहले उनकी पत्नी ने सरकारी अफसर बनकर उनका अपमान किया और फिर उन्हें धोखा देकर उनकी हत्या की साजिश भी रची और इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब आलोक जो है वो रोते रोते अपनी पत्नी पर बेवफाई के जो आरोप लगा रहे हैं वो बातें आज आपको भी सुननी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि आलोक का ये जो बयान है जो रोते रोते बता रहे हैं ये पूरे देश में वायरल हो गया। इसके बाद इस पर रील्स बनने लगी, इसके वीडियोस बन गए और इसके रील्स और वीडियोस देश के घर घर में पहुंच गए और वहां जाने के बाद लोगों ने इसे इस तरीके से प्रचार किया इसका कि ये सारे पतियों के लिए खतरे की घंटी है। जो पति भी ऐसा सोचते हैं कि उनकी पत्नी घर से बाहर जाकर काम करती है या वो पढ़ाई कर रही है और पति ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखे और उसके बाद कोई नौकरी करे, उन सब के लिए ये खतरे की घंटी है। ये कहकर आलोक के इस बयान को चारों तरफ फैलाया जा रहा है। आलोक का क्या कहना है पहले आप सुनिए। उनको सर मैंने पढ़ाया पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे दिए, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग के आऊँ तो सर उन्हीं के साथ होंगे सर। उन्हीं के साथ? जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं आप? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड डिपार्टमेंट को भी एक शिकायत दी है जिसके आधार पर उनकी पत्नी ज्योति मौर्य और वो जो दूसरे अधिकारी हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। और आलोक मौर्य का कहना है कि जब उन्होंने सफाई कर्मचारी रहते हुए अपनी पत्नी को पढ़ाया तब तक उनकी पत्नी उनके साथ थी, लेकिन जैसे ही वो एसडीएम बन गई तो उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा देना शुरू कर दिया और उनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई। हालांकि यहाँ ये कहानी खत्म नहीं होती बल्कि ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि इस कहानी में अब तक ज्योति मौर्य के पक्ष की कहीं से भी कोई बात हमारे देश में नहीं कर रहा है। अभी तक ये पूरी कहानी जो है वो अगर आप सुनेंगे, सोचेंगे, देखेंगे तो आपको एक महिला की बेवफाई की कहानी निकलेगी। आपको लगेगा कि यह महिला एक खलनायिका है। अब ज्योति की बात सुनिए। ज्योति मौर्य का कहना है कि धोखा उनके साथ हुआ है, क्योंकि आलोक मौर्य ने जब उनसे शादी की तब उन्होंने ये बताया कि वो एक सरकारी अफसर है और उन्होंने शादी के समय ये बात छुपाई कि वो एक सफाई कर्मचारी है। जब ज्योति को ये सच पता चला तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे और एसडीएम बनने के बाद उनके पति जो हैं आलोक, वो ज्योति से 50 लाख रुपए की मांग करने लगे और ये भी कहने लगे कि मुझे एक घर भी चाहिए, यानी एक घर चाहिए और 50 लाख रुपए भी चाहिए। और जब ज्योति ने ये नहीं किया तो आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। इस मामले में ज्योति मौर्य ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में दहेज मांगने का मामला दर्ज कराया है और इसकी भी अभी जांच हो रही है। अब यह मामला बहुत उलझ गया है क्योंकि इसमें अब पति पत्नी दोनों की तरफ से कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जैसे आलोक मौर्य ने एक डायरी सार्वजनिक की जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर हर महीने 6 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। यानी वो एसडीएम है, सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन पैसा लेती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं और रिश्वत लेती हैं। और उन्होंने उनकी डायरी के कुछ पन्ने दिखाए हैं जिसमें लिखा है कि उन्होंने किससे कितना पैसा लिया है। अब ये आरोप कितने सही हैं इसकी
कोई पुष्टि नहीं कर सकता, यह जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर ज्योति मौर्य पिछले कई वर्षों से लाखों रुपए की रिश्वत ले भी रही थी, तो उनके पति ने आज तक इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई, पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया, और उन्हें इस भ्रष्टाचार को लेकर चिंता तभी क्यों हुई जब उनका अपनी पत्नी के साथ यह विवाद शुरू हुआ। दूसरी बात, इस मामले में ज्योति मौर्य के जिस दूसरे सरकारी अधिकारी के साथ संबंध होने की बात कही जा रही है, वो अधिकारी खुद भी शादीशुदा है और उसने भी अपनी पत्नी से तलाक लेने की अर्जी लगाई है। लेकिन इस व्यक्ति के चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सारे सवाल सिर्फ ज्योति से ही पूछे जा रहे हैं और सारे सवाल सिर्फ ज्योति के चरित्र पर ही पूछे जा रहे हैं और उन्हीं के चरित्र को खराब किया जा रहा है। तो आज ये दो बड़ी बातें हैं। आज हमारे देश में फिल्म सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर की बड़ी चर्चा हो रही है। आपको याद होगा 1999 में एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, जिसमें जो मुख्य किरदार था वो अमिताभ बच्चन ने निभाया था। और अमिताभ बच्चन का जो किरदार था वो उसका नाम था हीरा ठाकुर। ये फिल्म अक्सर टीवी पर आती ही रहती है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि आपने इस फिल्म को जरूर देखा होगा, क्योंकि आप कोई भी टीवी चैनल चला लीजिए, किसी ना किसी चैनल पर आपको ये फिल्म आज भी दिख जाएगी। तो इसमें अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम है हीरा ठाकुर और फिल्म में हीरा ठाकुर अशिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, और अशिक्षित होते हुए भी शादी के बाद वो अपनी पत्नी को पढ़ने में पूरी मदद करता है, पढ़ाई करवाता है, और उनकी पत्नी हीरा ठाकुर की पढ़ाई के बाद कलेक्टर बन जाती है। और कलेक्टर बनने के बाद पत्नी अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने पति हीरा ठाकुर को देती है। इसलिए आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहते। हीरा ठाकुर फिल्मों में ही ठीक है, लेकिन अगर वो अपने निजी जिंदगी की बात करेंगे तो उन्हें हीरा ठाकुर नहीं बनना। उन्हें अपनी पत्नी को ना कलेक्टर बनाना है ना एसडीएम बनाना है। अब वो अपनी पत्नियों को पढ़ने नहीं देंगे, वो चाहेंगे कि उनकी पत्नियां घर पर रहें, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पढ़ लिख कर अगर पत्नी बड़ी अधिकारी बन गई तो सबसे पहले पति को ही छोड़ देगी। क्योंकि आज के जमाने में जब कोई हीरा ठाकुर बनता है तो उसका हाल आलोक मौर्य के जैसा हो जाता है, और फिर पत्नी बड़ी अफसर बनते ही अपने पति को छोड़कर चली जाती है। अब आज आपके सामने हम क्यों आए हैं, ये कहने के लिए कि क्या ये सारी बातें सही हैं। असल में ये पूरी खबर हमें हमारे ही समाज के बारे में बताती है, हमारी समाज की सोच के बारे में बताती है। पहली बात तो इसमें आप ये देखिए कि आज इस कलयुग के जमाने में समाज जो हमारा है उसमें किरदार आपको जो दिखते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिखते। अब ना ब्लैक में है कोई पूरी तरह से, यानी ना तो कोई किरदार पूरी तरह से खराब है और ना ही पूरी तरह से अच्छा है, ना व्हाइट है। हर किरदार में आपको ग्रे जरूर नजर आएगा। आज तक हमारे समाज में ऐसे ना जाने कितने पुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के बाद, बड़ा आदमी बनने के बाद अपनी पत्नियों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो कम शिक्षित थी या फिर शिक्षित थी ही नहीं या उनसे हैसियत में कम थी, और पतियों को यह लगता था कि जो उनकी पत्नी है वो अब उनके काबिल नहीं है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। आपने ऐसा बहुत हमारे समाज में देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, और अक्सर ऐसी कहानियां हमारे समाज में सुनने को मिलती रहती हैं। जब पति बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और उसे फिर अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती और वो दोनों अलग हो जाते हैं या पति कहीं और आगे चला जाता है। लेकिन तब इस तरह के मामलों में ऐसे पुरुषों को कभी बेवफा नहीं कहा जाता, ना ही पुरुषों से सवाल किया जाता है। लेकिन जब एक महिला पर ऐसे आरोप लगे तो समाज के लोग उसे बेवफा बताने लगते हैं, फिर बेवफाई पर रील्स बनने लगती हैं, फिर बेवफाई पर बहुत सारे वीडियोस बनने लगते हैं और ये बेवफाई पूरे देश में वायरल हो जाती है। हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता। हालांकि कानून ये कहता है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन यह दर्जा महिलाओं को कभी नहीं मिला, आज भी नहीं है। और इसीलिए जब कोई महिला कोई ऐसा फैसला करती है जो पुरुष प्रधान समाज के अनुकूल नहीं होता, तो उस महिला पर, उसके चरित्र पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं और उसी को दोषी ठहराया जाता है, जैसे कि इस मामले में हो रहा है। आज जब देश में बहुत सारे लोगों के बीच ये कहने की होड़ लगी है कि वो हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहते, तब हम ऐसे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो शादी के बाद अपनी पत्नियों को पढ़ाई जारी रखने या फिर बाहर नौकरी करने की इजाजत देते हैं। और देखिए, आज भी जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि पति इजाजत देते हैं, क्योंकि आज भी ज्यादातर परिवारों में पत्नी अगर कुछ भी करती है, वो पढ़ाई करे, नौकरी करे
कोई और फैसला ले, उसे अपने पति की इजाजत लेनी पड़ती है। तो ये जो शब्द है इजाजत, ये भारत के समाज से कब जाएगा और कब इजाजत लेने के बजाय पत्नी को सिर्फ सूचना देनी होगी, उस दिन आप कह सकते हैं कि पति और पत्नी बराबर हो गए। भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं को बराबर मानता है, लेकिन इसके बावजूद आज भारत में 15 से 49 वर्ष की सिर्फ 32% महिला ही कामकाजी हैं, यानी काम करती हैं, जबकि नौकरी और दूसरे कामकाज करने वाले शादीशुदा पुरुषों की संख्या हमारे देश में 98% है। तो आप देख लीजिए, नौकरी पेशा पुरुष 98% है और महिलाएं हैं 32%। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में साक्षरता दर 74% है, जिनमें 82% साक्षरता दर पुरुषों में है, लेकिन महिलाओं में साक्षरता दर सिर्फ 65% है, यानी महिलाएं पुरुषों से कम पढ़ती हैं और पढ़ती अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा की भागीदारी में अब महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। 2020-21 में देश में उच्च शिक्षा के लिए नामांकित होने वाली महिलाओं में नामांकित होने वाले लोगों में 51% पुरुष थे और 49% महिलाएं थी, जिन्होंने नामांकन भरा अपना हायर स्टडीज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। कई दशकों के बाद अब जाकर कुछ पुरुषों ने अपनी पत्नियों को शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखने का अधिकार दिया है, लेकिन ऐसे पुरुषों की संख्या भी हमारे देश में बहुत कम है। और जब इस तरह की खबरें आती हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूं, इसके बाद ऐसे पुरुषों की संख्या और कम हो जाती है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 6 से 7% महिलाएं ही ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद पढ़ाई जारी रखने की इजाजत मिलती है। लेकिन इसके बावजूद प्रयागराज की इस घटना के बाद बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इन 6-7% शादीशुदा महिलाओं की पढ़ाई लिखाई भी अब बंद हो जानी चाहिए। और हमें लगता है कि ये एक बहुत ही गलत शुरुआत होगी अगर हमने इसे यहीं के यहीं रोका नहीं तो। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 15 से 29 वर्ष की 50% लड़कियां या महिलाएं आज ना तो पढ़ाई कर रही हैं, ना ही नौकरी कर रही हैं, और इनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। भारत में जो 6 से 7% महिलाएं आज शादी के बाद भी पढ़ाई कर पा रही हैं, उनमें ज्यादातर महिलाएं वो हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए महिलाएं अधिकतम 32 से 37 वर्ष तक की उम्र में भी योग्य रहती हैं। उदाहरण के लिए जो महिलाएं आईएएस बनना चाहती हैं और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करती हैं, वो जनरल कैटेगरी में 32 साल और एससी और एसटी कैटेगरी में 37 साल तक यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए योग्य रहती हैं। भारत में ज्यादातर लड़कियों की शादी औसतन 19 वर्ष के आसपास, 19-20 साल के आसपास की उम्र में हो जाती है, और इसलिए कुछ लड़कियां शादी के बाद सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो इन परीक्षाओं के लिए आगे कई वर्षों तक योग्य रहेंगी। इसलिए यूपीएससी की परीक्षाओं का जो रिजल्ट आया है, उसमें अगर आप देखेंगे इस बार 933 उम्मीदवारों में सिर्फ 34% यानी 34%, सिर्फ 320 उम्मीदवार उसमें महिलाएं हैं, और इनमें भी कुछ महिला उम्मीदवार शादीशुदा थी। और हर साल कई शादीशुदा महिलाएं सरकारी नौकरियों की परीक्षा में पास होती हैं, लेकिन ये सारी महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर चली नहीं जाती, बल्कि अपना काम भी करती हैं ठीक से, दफ्तर का, अपने घर का भी ध्यान रखती हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखती हैं, पति का भी ध्यान रखती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। और ज्यादातर महिलाओं के जीवन में यही है। पति तो हमारे देश में सिर्फ नौकरी करता है, उसके ऊपर घर का कोई बोझ नहीं है, बच्चों का कोई बोझ नहीं है। पति नौकरी करने के बाद घर आकर खाना नहीं बनाता, घर का कोई काम नहीं करता। लेकिन महिलाएं दफ्तर में उतना ही काम करती हैं जितना उनके पति करते हैं। उसके बाद घर आकर सारा घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं। अगर बच्चे छोटे हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, तो उनके साथ सुबह 5-6 बजे सुबह उनके साथ उठती भी हैं, बच्चों का भी खाना बनाती हैं और बच्चों को छोड़कर भी आती हैं। ये ज्यादातर महिलाओं की कहानी है। और ये बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जिनमें महिलाओं ने अपने पतियों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सरकारी नौकरी में, पद में और सैलरी में वो उनसे बहुत बड़ी थी, अपने पतियों से बेहतर थी। और इन सब घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि आखिर उस व्यक्ति की क्या गलती थी जिसने सारे कष्ट उठाकर भी अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर बाद में पत्नी ही उसे छोड़कर चली गई। ये तस्वीर के दोनों पहलू हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि ये एक नया ट्रेंड हमारे समाज में बन रहा है, ऐसा हो रहा है, चाहे कम है लेकिन हो तो रहा है। लेकिन कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे देश के लोगों की यह धारणा बनाना
कि अगर महिलाओं को शादी के बाद पढ़ने की इजाज़त दी गई तो ये महिलाएं अपनी पतियों को छोड़कर चली जाएंगी। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि सारी महिलाएं भी एक सी नहीं हैं, सारे पुरुष भी एक से नहीं हैं और सारे रिश्ते भी एक जैसे नहीं हैं, हर घर का माहौल भी एक जैसा नहीं है। अब अगले विषय पर आइए। हमारे समाज में बेवफाई एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, और बेवफाई आज से नहीं, बहुत पहले से। आपने देखा होगा शुरुआत से न जाने कितनी फिल्में बेवफाई पर बनी हैं, कितनी फिल्मों की कहानियां बेवफाई पर हैं। हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, बेवफाई। उसके बाद उन फिल्मों में ऐसे गाने भी होते हैं जो प्यार में मिले धोखे के बारे में होते हैं। अक्सर आपने ऐसे दुख भरे गाने बहुत सुने होंगे हमारे देश में, जो बेवफाई पर ही आधारित होते हैं। और बहुत सारे हमारे देश के युवा आज भी उन बेवफाई के गानों को गाते गाते अपना ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उनका समय होता है उसे वो बर्बाद कर देते हैं। जैसे एक गाने के बोल आपको ज़रूर याद होंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो ये जो प्यार है और ये जो कलयुग वाला प्यार है, इसमें बेवफाई की मिलावट बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये जो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये देश का हर युवा शायद यही गाता हुआ आजकल घूम रहा है। वर्ष 2020 में एक सर्वे में यह पता चला कि 55% शादीशुदा भारतीयों ने यह माना कि उन्होंने अपने पार्टनर को कभी ना कभी धोखा दिया है, और इनमें भी बेवफाई करने वालों में महिलाएं ज्यादा थीं। 56% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ बेवफाई की है। इसके अलावा इसी सर्वे में 48% भारतीयों ने यह माना कि एक समय में दो लोगों से प्यार हो सकता है, और इसी को तो कहते हैं ये कलयुग है। आज के ज़माने में प्यार जीवन में सिर्फ एक बार नहीं होता। वो समय चला गया जब लोग कहते थे कि प्यार जीवन में एक बार होता है, या आप पहले प्यार के बारे में बात करते थे, फर्स्ट लव के बारे में बात करते थे। बल्कि अब ये प्यार कई कई बार होता है, और एक ही समय में कई कई लोगों से भी हो सकता है। और ऐसी घटनाओं में ये बेवफाई बहुत बार जहर की तरह बन जाती है। तो आज हम जो आपके सामने आए वो ये बताने के लिए आए कि एक घटना जरूर प्रयागराज में ऐसी हो गई, लेकिन उस घटना को आप बेंचमार्क मत मानिए। और हमें इस समय हम जानते हैं बहुत सारे परिवारों में लोग हमें देख रहे होंगे, और अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भी लगातार इस पर एक चर्चा हो रही है। ये हमारे समाज के डीएनए को दिखाती है, ये हमारे समाज की सोच के डीएनए को दिखाती है कि हमारा समाज जब एक घटना होती है तो कैसे उससे या तो प्रेरणा लेता है और या फिर उससे प्रभावित हो जाता है। और हमें यह लगा कि एक ऐसी घटना है जिससे हमारा समाज गलत तरीके से प्रभावित हो रहा है, और हमारे देश में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो इस घटना से आगे चलकर प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए इसे यहीं पर रोकना चाहिए। इसीलिए आज सबसे पहले ये खबर हमने आपको दिखाई, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, आपके परिवार के किसी न किसी काम में आएगी, और ख़ास तौर पर हमारे देश में जो महिलाएं हैं उन्हें इससे फ़ायदा होगा। और जो पुरुष हैं, अगर उनके दिमाग में कुछ चल भी रहा है तो वो भी हमारी खबर देखने के बाद इस तरह के विचारों को अपने दिमाग से निकाल देंगे। अब हम खालिस्तानियों के दुस्साहस के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि क्योंकि खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन तो बहुत हो रहा है, लेकिन उनका दुस्साहस कम नहीं हो रहा। खालिस्तानी उग्रवादियों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर एक बार फिर से हमला किया है। यह हमला 2 जुलाई को देर रात हुआ, जिसमें इंडियन कॉन्सुलेट को आग लगा दी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप सोच सकते हैं किस तरह का हमला किया होगा। यह पूरी घटना देर रात लगभग 1:30 बजे हुई, और हैरानी की बात यह है कि वहां की स्थानीय पुलिस ना तो इस हमले को रोक पाई और ना ही इस मामले में कोई तुरंत कार्रवाई हुई। और यह स्थिति भी तब है जब भारत के अकेले इसी वाणिज्य दूतावास पर पिछले 5 महीनों में यह दूसरी बार हमला हुआ है। और यह अमेरिका जैसे देश की कहानी है जो कि अपने आप को कहता है कि हमारी पुलिस, हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही बेहतर है बाकी देशों से, लेकिन वो भी हमारे इस वाणिज्य दूतावास को बचा नहीं पाए। अब बचा नहीं पाए या बचाना नहीं चाहते थे, या फिर अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र का इतना बड़ा चैंपियन मानता है कि उसे यह भी अभिव्यक्ति की एक आज़ादी लगती है, यह भी प्रोटेस्ट करने का एक तरीका लगता है। इससे पहले आपको याद होगा मार्च के महीने में भी इसी कॉन्सुलेट में कुछ खालिस्तानियों ने तोड़फोड़ की थी, और इन हमलावरों की जानकारी होने के बाद भी अमेरिका की पुलिस ने इनके खिलाफ तब भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब अमेरिका वैसे तो खुद को सबसे सुरक्षित देश बताता है, जहां चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की उनके पास तमाम सुविधाएं हैं। वो चाहें तो 1 घंटे में पता लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है।
उनके सैटेलाइट्स हर जगह नजर रखते हैं। इस समय अगर हम ये भी चाहें कि हमारे इस शहर में क्या हो रहा है तो अमेरिका के सैटेलाइट्स ये भी आपको बता देंगे, लेकिन सैन फ्रांसिस्को के इंडियन कॉन्सुलेट पर क्या हो रहा है ये उन्हें पता नहीं चला। हर शहर में वहां अब ड्रोन्स की मदद से पुलिस आपराधिक घटनाओं पर नजर रखती है। आपको याद होगा हम खुद उनसे ये ड्रोन्स खरीदने की डील कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सैन फ्रांसिस्को में पिछले 5 महीने में इंडियन कॉन्सुलेट पर 2 बार हमला होता है और न्यूयॉर्क में भी इंडियन कॉन्सुलेट पर खालिस्तानियों द्वारा लगातार हमले किए जाते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, जिससे सवाल उठता है कि अमेरिका इन खालिस्तानियों को आखिर रोक क्यों नहीं रहा है, रोक पा नहीं रहा है या रोक नहीं रहा है। दिल्ली में अमेरिका की बहुत बड़ी एम्बेसी है और भारत के अलग अलग शहरों में अमेरिका के 4 कॉन्सुलेट्स भी हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब इन दूतावासों पर भारत में किसी ने हमला किया हो। अगर आप दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी में जाएंगे तो आपको शायद आधा किलोमीटर दूर ही आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा, आधा किलोमीटर दूर ही आपकी पूरी चेकिंग की जाएगी और इस एम्बेसी के बाहर खड़े होना भी शायद किसी के लिए संभव नहीं होगा। इतनी सुरक्षा दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर है, लेकिन जब हमारी एम्बेसी वहां पर है, हमारा दूतावास जो है, वहां उसे वो सुरक्षा नहीं मिलती जो कि अमेरिका के दूतावास को हमारे देश में मिलती है। अमेरिका में भारत के दूतावासों पर लगातार खुलेआम हमला हो रहा है। अमेरिका ही का आपने देखा होगा लंदन में भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है, और यही वजह है कि अब भारत सरकार ऐसी घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी उन देशों की एजेंसियों पर नहीं बल्कि NIA पर छोड़ रही है। अब इस सब की जांच NIA कर रहा है। अब तक NIA की विशेष टीम मार्च के महीने में हुए हमलों की जांच कर रही थी, लेकिन अब मौजूदा हमले की जांच भी भारत सरकार NIA को ही सौंप सकती है और सौंपनी भी चाहिए, क्योंकि इन देशों की जो एजेंसियां हैं वो कुछ नहीं करने वाली। अब इस सवाल पर आते हैं कि ये हमले हो क्यों रहे हैं। तो ये हमले हरदीप सिंह निज्जर नाम के खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या का बदला लेने के लिए किए जा रहे हैं। ये वही खालिस्तानी आतंकवादी है जिसकी 18 जून को कनाडा में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और क्योंकि यह खालिस्तानी भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और NIA ने पिछले साल ही इसे भारत का मोस्ट वांटेड घोषित किया था और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, इसलिए इसके संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकवादी ये मानते हैं कि इसकी हत्या असल में भारत ने करवाई है और भारत की खुफिया एजेंसियों ने कराई है, और यह बदला लेने के लिए अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावासों को अब लगातार ये लोग निशाना बना रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि इस बार ये आतंकवादी इन देशों में भारत के उच्चायुक्त, वहां काम करने वाले जो हमारे राजनयिक हैं यानी हमारे डिप्लोमेट्स और जो हमारे दूसरे कर्मचारी हैं, उनकी तस्वीरें पोस्टर्स पर लगाकर ये बता रहे हैं कि हमारे ये राजनयिक हरदीप सिंह निज्जर के हत्यारे हैं और अब इनसे इस हत्या का बदला लिया जाएगा। जो मैं आपको पोस्टर्स दिखा रहा हूं, ये सारे पोस्टर्स इन्हीं खालिस्तानी आतंकवादियों ने बनाए हैं, जिसमें हमारे देश के डिप्लोमेट्स की तस्वीरें हैं और कहा जा रहा है कि ये जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं यही निज्जर की हत्या के जिम्मेदार हैं और इसलिए अब इन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, एक नई चीज देखने में आ रही है। ये उन्होंने एक नया काम किया है और ये एक नए तरह का दुस्साहस है जो इन खालिस्तानियों ने करना शुरू किया है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में 8 जुलाई को इन खालिस्तानियों ने इंडियन कॉन्सुलेट के पास कई रैलियों का आयोजन किया है, जिनमें इन देशों में भारतीय राजनयिकों के नाम लिखकर, उनकी फोटो लगाकर, उनके पोस्टर्स लगाकर उन्हें हत्यारा बताया गया है। और ये हमारे डिप्लोमेट्स के लिए, हमारे जितने भी लोग हैं हमारी एम्बेसी में जो काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है। उनकी तस्वीरें इस तरह लगाना, अब उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। ये पहली बार है जब इस तरह से भारत के राजनयिकों को इन देशों में खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इन देशों की सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां इन धमकियों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही हैं। लेकिन आज हम एक सुझाव लेकर आए हैं कि इन खालिस्तानियों का सही इलाज कैसे हो सकता है। हमारा सुझाव यह है, इन देशों में जो लोग खालिस्तान की साजिश रच रहे हैं, यानी ये खालिस्तानी, भारत सरकार को पहले तो इन सभी खालिस्तानियों के OCI कार्ड रद्द कर देने चाहिए, क्योंकि इन सबके पास OCI कार्ड है। पहले तो इनके OCI कार्ड रद्द हो, फिर इन देशों पर ऐसे लोगों को भारत में डिपोर्ट करने का दबाव बनाया जाना चाहिए।
इन देशों को लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आज जैसे हमने आपको कहा, यह असंभव है कि आपके दूतावास पर कोई हमला करे और सीसीटीवी में उसकी फुटेज ना हो, सीसीटीवी में उनकी तस्वीरें ना आ जाएं। आप तस्वीरें निकालिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का ज़माना है, तस्वीरों से आप लोगों को पहचान सकते हैं। इन सब के OCI कार्ड रद्द करें, उसके बाद इन्हें भारत में डिपोर्ट करें, और डिपोर्ट इस तरीके से करें कि ये दोबारा वहां ना जा पाए। जिन देशों में लोग 2 देशों के नागरिक बनकर रह सकते हैं, उन देशों में भारतीय मूल के लोगों को हमारी सरकार यही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड जारी करती है, जिससे ये लोग भारत में अपने परिवारों से मिलने के लिए कभी भी आते जाते रहते हैं, आ जा सकते हैं, और इन पर कोई पाबंदी नहीं होती। इसलिए सबसे पहले तो इनका OCI कार्ड रद्द होना चाहिए। इन लोगों को डिपोर्ट करने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन दूसरे देशों से संपर्क हमारे देश की सरकार को तुरंत करना चाहिए। इसके बाद भारत सरकार को इन देशों से पूछना चाहिए कि खालिस्तानी ताकतों और उनके नेताओं पर वहां कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। यह होना चाहिए। इसके अलावा इन खालिस्तानियों के जो परिवार भारत में रह रहे हैं, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उनसे भी संपर्क करना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर इन देशों की सरकार से बात की है और उनसे खालिस्तानियों को अपने देश में शरण न देने के लिए कहा है। हम हमारे जो पार्टनर देश जो हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए। तो ये जो पोस्टर का विषय जो है ये हम जरूर उन सरकारों से उठाएंगे। हो सकता है कि हम अभी तक, क्योंकि ये कल परसों ही निकला था, हो सकता है कि अभी तक हो भी। आपने इन देशों के डबल स्टैंडर्ड जरूर देखे होंगे। ये जो पश्चिमी देश हैं, ये हर मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। उदाहरण के लिए, जिन संस्थाओं को, जिन आतंकवादी संस्थाओं को ये देश आतंकवादी संस्था का एक तमगा उन्हें लगा देते हैं, जिन्हें ये आतंकवादी मान लेते हैं, वो आतंकवादी चाहे किसी भी देश में चले जाएं, इन देशों की सेना उस देश में घुसकर उस आतंकवादी को मार डालती है। जैसे इन्होंने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा, अफगानिस्तान में आतंकवादियों को मारा, ईरान में मारा, इराक में मारा। यानी इनका जो आतंकवादी है, जिस आतंकवादी ने इन्हें तंग किया हुआ है, जिसे ये आतंकवादी मानते हैं, अगर वो आतंकवादी दुनिया के किसी भी देश में जाकर छुप जाए या रहने लगे, तो इनकी सेनाएं उस देश में चली जाएंगी और वहां जाकर उस आतंकवादी को मार डालेंगी। ये आपने देखा होगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो नेटो हो, ये सब देश यही करते हैं। लेकिन जो हमारे देश के आतंकवादी हैं, जिन्हें हम आतंकवादी मानते हैं, जिन्होंने हमारी नाक में दम किया हुआ है, उन्हें ये देश आतंकवादी नहीं मानते। जब हमारे खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में जाकर छुप जाते हैं, जब दाऊद इब्राहिम का पूरा गैंग लंदन में जाकर बस जाता है, वहां से बिजनेस करने लगता है, जब हमारे देश के खालिस्तानी आतंकवादी अमेरिका में जाकर हमारे ही देश के उच्चायोग पर या हमारी एम्बेसी पर तोड़फोड़ करने लगते हैं, तो ये सारे देश उन्हें आतंकवादी मानते ही नहीं, उन घटनाओं को आतंकवाद से जोड़कर देखते ही नहीं। ये कहते हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये तो विरोध करने का उनका अधिकार है, ये लोग तो विरोध कर रहे हैं, हम तो लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र में हम अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको देते हैं, सबको विरोध करने का अधिकार है, सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है, सबको अधिकार है भारत को तोड़ने की मांग रखने का, सबको अधिकार है ये कहने का कि कश्मीर को तोड़ देना चाहिए, हम कश्मीर लेकर रहेंगे, सबको अधिकार है कि वो कहें कि हम पंजाब को तोड़ देंगे, पंजाब को खालिस्तान बनाकर रहेंगे। इसे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, इसे वो लोकतंत्र कहते हैं। तो आप यहां पर डबल स्टैंडर्ड्स इन देशों को देख सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, और चाहे वो कनाडा हो। तो आज हम अपनी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इन 3-4 जो देश हैं, इनसे अब तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं। अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। इसी तरह ऋषि सुनाक, एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, इस समय यूनाइटेड किंगडम में बैठे हैं।
इन देशों पर हमें दबाव डालना चाहिए, इन देशों के सामने ये शर्त रखनी चाहिए और इन्हें कहना चाहिए कि हम अब आगे इस तरह की बातें स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, इन लोगों पर सबसे पहला एक्शन हमारे देश की सरकार को लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोग एक बार अगर भारत में आ जाएं तो फिर इन्हें दोबारा वहां जाने का मौका ना मिले, और इनके परिवारों से भी जरूर संपर्क करना चाहिए और इनके परिवारों को यह पता चलना चाहिए कि इनके जो लोग हैं वो वहां जाकर कैसे भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारा अगला विश्लेषण उन 4 राज्यों के बारे में है जहां बीजेपी ने अपने कप्तानों को बदल दिया है। आप जानते हैं अगले साल लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, यानी सबसे बड़ा मैच, या आप कह सकते हैं कि भारत की राजनीति का फाइनल मैच जो 5 साल में एक बार खेला जाता है, वो मैच अगले साल होगा। और उस मैच में जो अलग अलग टीमें खेलेंगी हर राज्य की, उन राज्यों में अब बीजेपी को मजबूत कप्तान चाहिए। इसलिए आज उन्होंने अपनी टीम में कुछ बदलाव किए हैं और इन राज्यों में उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। और ये 4 राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब। इनमें तेलंगाना अकेला ऐसा राज्य है जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। इसलिए दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 4 राज्यों में लोकसभा की 69 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली थी। इसलिए इन राज्यों में बीजेपी ने बहुत सोच समझकर अपने नए कप्तान रखे हैं। उदाहरण के लिए इन राज्यों में झारखंड और तेलंगाना बहुत अहम माने जाएंगे। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें 11 सीटों पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, जबकि तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट हैं, जिनमें 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। इन दोनों राज्यों में झारखंड बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के सामने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। इसलिए झारखंड में बीजेपी ने अपने बहुत पुराने खिलाड़ी, अपने बहुत ही विश्वसनीय खिलाड़ी बाबूलाल मरांडी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में सबसे ज्यादा 26% आबादी आदिवासियों की है और बाबूलाल मरांडी झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता है। और वो झारखंड के, जब झारखंड राज्य बना था तो पहले मुख्यमंत्री भी वही थे। 2006 में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन 2020 में वो फिर से बीजेपी में लौट आए और अब 65 वर्ष की उम्र में उन्हें बीजेपी ने झारखंड में अपना नया कप्तान बनाया है। झारखंड में ये बीजेपी के लिए एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि वहां अब तक बीजेपी के सबसे बड़े नेता रघुबर दास थे, जो गैर आदिवासी नेता थे और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अब बीजेपी ने अपने पुराने आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी पर अपना विश्वास जिताया है और बीजेपी को लगता है कि ये पुराना हमारा जो कप्तान है, ये हमें फिर से जिता देगा। तेलंगाना भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें दक्षिण में तेलंगाना से हैं। 2018 में जब तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हुए तब बीजेपी को वहां लगभग 7% वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यही वोट शेयर 7% से लगभग तब 20% पर पहुंच गया। इसलिए बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगर तेलंगाना में थोड़ी सी और मेहनत की जाए तो यहां बहुत पानी निकल सकता है। थोड़ा सा कुआं गहरा खोदा जाए, थोड़ा मेहनत कर लिया जाए तो तेलंगाना से बड़ा फायदा हो सकता है। जो सीटें बीजेपी को कम पड़ेंगी बाकी जगहों से, उसकी भरपाई तेलंगाना से हो सकती है। यानी तेलंगाना की जो भूमि है, इसमें बहुत वोट हैं। इसी वजह से जी किशन रेड्डी को सरकार से हटाकर अब संगठन में भेजकर उन्हें तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले जी किशन रेड्डी 2014 से 2016 के बीच भी तेलंगाना में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो तेलंगाना और उससे पहले आंध्र प्रदेश से 3 बार विधायक रह चुके हैं और अभी मौजूदा लोकसभा में भी वो तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से सांसद हैं। इसके अलावा जी किशन रेड्डी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के तेलंगाना में 5% वोटर्स हैं। बीजेपी को भरोसा है कि 59 साल के जी किशन रेड्डी को दिल्ली से वापस तेलंगाना भेजकर, कैबिनेट से हटाकर उन्हें वापस पार्टी में भेजकर बीजेपी 2024 के लिए एक नई रणनीति वहां बना सकती है। इसके अलावा जी किशन रेड्डी पहले मोदी सरकार में मंत्री थे, इसलिए यह भी निश्चित है कि अब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि उनकी जगह किसी और को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में भी नए पार्टी अध्यक्ष को नियुक्त किया है और यह जिम्मेदारी डी पुरंदेश्वरी को सौंपी गई है। यह 64 वर्ष की नेता है। 64 वर्ष की डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता एनटी रामाराव की बेटी हैं।
और पहले वो कांग्रेस में थी, लेकिन 2014 में बीजेपी में शामिल हुई और अब बीजेपी ने उन्हें अपना नया पार्टी अध्यक्ष चुन लिया है। डी पुरंदेश्वरी की पहचान एनटी रामाराव से है, जिन्हें अब भी आंध्र प्रदेश के बहुत सारे लोग याद करते हैं, और वो कम्मा समुदाय से आती हैं, जिसके 6% वोटर्स इस समय आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। तो इससे भी उनको फायदा होगा। और आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो भी इसी परिवार के हैं, जो टीडीपी के अध्यक्ष हैं। चंद्रबाबू नायडू एनटी रामाराव के दामाद हैं। तो एक ही परिवार के दो लोग अब दो अलग अलग पार्टियों में हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू होंगे जो कि एनटी रामाराव के दामाद हैं, और दूसरी तरफ एनटी रामाराव की बेटी उनके सामने होंगी। बीजेपी ने पंजाब में भी सुनील जाखड़ को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पंजाब में वो बीजेपी के कप्तान बनेंगे। सुनील जाखड़ पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस में उन्हें दोबारा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने से तब इनकार कर दिया था। और खास बात, जो दिलचस्प बात है, वो ये कि वो जिस पद पर कांग्रेस में थे, यानी कांग्रेस में भी वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी पद पर उनकी बीजेपी में वापसी हुई है सुनील जाखड़ की। वो कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष थे और अब बीजेपी में भी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी वही पद उन्हें वापस मिल गया। पंजाब में बीजेपी का पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था, और यह टूटने के बाद वहां बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता बचा नहीं था, जिसके बाद सुनील जाखड़ को कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में लाया गया और अब वो पंजाब में बीजेपी के कप्तान होंगे। सुनील जाखड़ 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पिता बलराम जाखड़ कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, जो लोकसभा के स्पीकर से लेकर राज्यपाल तक रहे, और कांग्रेस में उस जमाने में बहुत बड़े नेताओं में से थे, और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में वो कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। लेकिन आज बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं, और बीजेपी ने उन्हें पंजाब में अपना नया कप्तान नियुक्त किया है, और वो सिख जट हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि पंजाब में वो बीजेपी के लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। और अब आखिर में हम आपको पश्चिमी मीडिया के असली चरित्र के बारे में बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करने वाला पश्चिमी मीडिया दिल्ली दंगों पर जिस तरह की हेडलाइंस लिखता था, दिखाता था, वो फ्रांस के दंगों पर वैसी हेडलाइंस नहीं लिख रहा। देखिए, दंगे तो दिल्ली में भी हुए थे 2020 में, और फ्रांस में अब चल रहे हैं। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए, उस समय पश्चिमी मीडिया भारत की मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी कहता था। पश्चिमी मीडिया के सभी अखबारों की हेडलाइंस में इन्हें सांप्रदायिक दंगे बताया गया, हिंदू मुस्लिम दंगों का नाम दिया गया। कहा गया क्योंकि नया CAA कानून जब आया था, ये उसकी वजह से हो रहा है, ये सब मोदी की वजह से हो रहा है। लेकिन फ्रांस में हो रहे इन दंगों को पश्चिमी मीडिया सिविल अनरेस्ट बता रहा है। इसे सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ रहा, धर्म से नहीं जोड़ रहा। यहां उसका कहना है कि एक तरह की नागरिक अव्यवस्था है, और ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन जब दिल्ली में दंगे हुए तो उनका यह कहना था कि यह कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि ये तो सांप्रदायिक दंगे हैं। इसके अलावा दिल्ली और फ्रांस के दंगों की रिपोर्टिंग के दौरान जो तस्वीरें इस्तेमाल की गई, उसमें भी पश्चिमी मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स दिखते हैं। जब पश्चिमी मीडिया दिल्ली दंगों को कवर करता था तो उसमें दंगों की बुलडोजर वाली फोटो लगाई जाती थी, जबकि फ्रांस के दंगों को कवर करने में ऐसी आक्रामक तस्वीरें वहां इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड आप भी अगर आपको समय मिले तो देखिएगा कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आए हुए थे, तब पश्चिमी मीडिया ने कैसी हेडलाइंस बनाई थी। इसके अलावा आपको याद होगा, फ्रांस में दंगों के बाद सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन की भी पश्चिमी मीडिया आलोचना अब नहीं करता, जबकि भारत में दंगों के दौरान जब सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाता है या इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो इन्हीं अखबारों ने उसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कहा था। इसके लिए भारत सरकार की कड़ी निंदा तब की गई थी। तो ये कुछ केस स्टडीज हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दंगे जैसे आजकल पिछले 5-6 दिन से फ्रांस में चल रहे हैं, तो उन्हें देखना चाहिए कि फ्रांस का मीडिया और पश्चिमी मीडिया इन दंगों को कैसे कवर कर रहा है। इन दंगों को सिविल अनरेस्ट का नाम दिया जा रहा है, कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। इन दंगों में कोई भी मैक्रों की आलोचना नहीं कर रहा है, और ना ही इन दंगों में कोई धर्म या सांप्रदायिकता का एंगल डाला गया है। लेकिन यही चीज जब भारत में होती है
तो कहा जाता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो खतरे में हैं, भारत में जो सरकार है वो अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है और उसी हिसाब से हेडलाइंस डाली जाती है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आप बोझ बन जाएंगे तो आपको आपके अपने ही गिरा देंगे। नमस्कार। पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। कि हमारा देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और बिहार में आए थे, हम लोगों ने बुलाया था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल नास्ताबूद करके एकदम निकाल के बाहर करना चाहिए। राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया। गरीबी और गुर्बत मिटाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई और हमारे देश को, देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरे हो रहे हैं। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। सितंबर महीने के बाद से ही ब्रसेल्स के स्थानीय बाजारों में खरीदारों की संख्या बढ़ गई है। महंगाई से बेहाल लोग अब सुपर बाजारों की जगह सस्ते स्थानीय बाजारों का रुख कर रहे हैं। खाने पीने की चीजों के साथ साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए भी अब स्ट्रीट मार्केट लोगों की पहली पसंद बन गए हैं, क्योंकि यहाँ सुपरमार्केट की तुलना में सामानों की कीमत 10 से 20% तक कम होती है। जैसा कि ये मछली विक्रेता जो पूरे देश में